आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 23 अप्रैल 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे यमन से मिसाइल लॉन्च, पहली बार नॉर्थ इसराइल में बजे सायरन, हाइफा के एयरबेस पर धमाकों की खबर, 10 लाख इसराइली सेटलर्स बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ दौड़े, कई के जख्मी होने की खबर, आयरन डोम के साथ थाट भी सेंट्रल और साउथ इसराइल में यमनी मिसाइल को रोकने में रहा नाकाम। इसराइली मिनिस्टर स्मोट्रिच ने दी नेतन्याहू को धमकी, कहा गजा पर कब्जा करो या फिर कुर्सी छोड़ो, हुकूमत गिराने की वार्निंग। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन का इसराइल को सख्त मैसेज, गजा में इंसानी मदद रोकने पर दी वार्निंग। ईरान में हुई फिरौन की एंट्री, क्या फिर से डूबेगा मूसा का दुश्मन। उधर अमेरिका ने ईरान पर लगा दी नई पाबंदियां और रूस पर मेहरबान हुए ट्रंप, पुतिन के लिए बाइडेन का फैसला। गुड इवनिंग। बेजलेल स्मोट्रिच, इसराइली मिनिस्टर, उसने सरकार गिराने की धमकी दी है। कहा है कि गजा पर कब्जा करो या फिर पीएम साहब कुर्सी से हट जाओ। इसराइली वजीर मालियत, फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने वजीर आजम नेतन्याहू पर बड़ा हमला किया। स्मोट्रिच का कहना है कि अगर नेतन्याहू ने गजा पर कब्जा करके वहां पर फौजी हुकूमत नहीं कायम की तो फिर इस सरकार को हुकूमत में रहने का कोई इख्तियार नहीं, इस हुकूमत को ख़त्म हो जाना चाहिए। एक तरीके से वार्निंग है हुकूमत गिराने की। गजा को मदद देने के मुद्दे पर ही स्मोट्रिच फूट पड़ा। ये धमकी उस वक्त आई जब एक मीटिंग में स्मोट्रिच की इजरायली फौज के चीफ एयाल ज़ामिर से बहस हो गई, बहुत तगड़ी बहस, और यहाँ तक था कि मतलब गुत्थम गुत्था हो जाती। मामला था गजा में इंसानी मदद भेजने का, जिस पर दुनिया भर से इसराइल पर दबाव बढ़ रहा है। अब इसराइली हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं बचा है। कहा जा रहा है अखबारों में कि या तो गजा में वो मदद भेजे या फिर दुनिया की नाराज़गी झेले। अब कुछ एक ही ऑप्शन चुनना है, मदद भेजना पड़ेगी। नेतन्याहू पर अंदर से भी दबाव बढ़ता जा रहा है। स्मोट्रिच की ये धमकी भी साफ इशारा कर रही है कि अगर नेतन्याहू कोई सख्त कदम नहीं उठाता तो फिर सरकार गिर सकती है, और वो सख्त कदम होगा गजा पर और ज़्यादा सख्ती। लेकिन दुनिया के प्रेशर का क्या? बात दुनिया की हुई है तो अगली खबर का रुख किए लेते हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, कितने बड़े मुल्क हैं यूरोप के, इन्होंने इसराइल को सख्त मैसेज भेजा है कि गजा में मदद रोकने का मतलब है कानून की खिलाफ वर्जी, इंटरनेशनल कानून की। इतने महीने, 1.5 महीना, 50 दिन हो गए, लेकिन अब इन्होंने कहा तो है कम से कम। यूरोप के 3 बड़े ममालिक जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने इसराइल से कहा है कि वो इंटरनेशनल लॉ का लिहाज करें और गजा में इंसानी मदद भेजने में कोई रुकावट ना डाले। तीनों ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने बुध के दिन एक मुश्तरका, एक जॉइंट बयान दिया, और इस बयान में कहा गया कि इंसानी मदद यानी ह्यूमैनिटेरियन एड को कभी भी सियासी प्रेशर का जरिया नहीं बनाया जा सकता। बार बार नेतन्याहू और ये लोग सब यही कह रहे हैं कि हम हमास पर प्रेशर डालने के लिए इंसानी मदद रोक रहे हैं, मतलब लाखों लोगों को भूखा मार दोगे। इन तीनों मुल्क ने कहा कि फ़लस्तीनी इलाकों को छूटा करने या उनकी आबादी को ज़बरदस्ती तब्दील करने की कोई भी कोशिश कबूल नहीं की जाएगी। इन तीनों ममालिक ने तमाम पार्टी से सीज़ फायर की तरफ वापस आने की अपील की, चाहे वो हमास हो या फिर इसराइल हो या फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद। और हमास से इन्होंने कहा है कि जितने भी होस्टेजेस आपकी कैद में हैं अब उन्हें फ़ौरन रिहा कर दीजिए। दोस्तों, इसराइल ने मार्च के आगाज़ से गजा के 20 लाख से ज़्यादा लोगों की हर किस्म की सप्लाई, जैसे खाना, दवाई और फ्यूल, सब बंद कर दी है। इसराइली ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये सब कुछ हमास पर प्रेशर डालने के लिए किया जा रहा है ताकि वो बाकी होस्टेजेस को रिहा कर दे। उधर इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग के दौरान आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़ामिर को धमकी दी कि अगर वो हुकूमत का हुक्म नहीं मानेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। अब हुकूमत का हुक्म है कि राशन आप ही बांटो, अगर बांटना पड़े आर्मी बांटे, कहीं हमास के हाथ ना चला जाए। ये बात उस वक्त हुई, ये धमकी उस वक्त दी गई जब ज़ामिर ने कहा कि फौजियों का काम गजा में इंसानी मदद बांटना नहीं है। तो स्मोट्रिच बोला, हुकूमत का हुक्म मानो, न वरना फिर समझ लो। स्मोट्रिच ने कहा कि अगर मदद हमास तक पहुंचती है तो इस जंग का कोई फायदा ही नहीं है। मार्च से ही गजा में मदद बंद है। दोस्तों, इन खबरों से लग रहा है कि गजा में सीज फायर तो जब होगा तब होगा, लेकिन ये लग रहा है कि इंसानी मदद जारी करने का रास्ता शायद
जल्द खुल सकता है और ये एक अच्छी बात होगी गजा के लिहाज से। अब बात यमन की और यमन से आई मिसाइल की दहशत की। यमन से मिसाइल लॉन्च होने पर मकबूजा शुमाली फिलिस्तीन में सायरन बजने लगे। रामत डेविड एयरबेस को निशाना बनाने का भी शक है। बुध की सुबह यमन से छोड़ी गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई। इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने दावा किया कि हमने उसे इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन इस दौरान नॉर्थ इजराइल में एयर रेड सायरन्स बजने के बाद सारे सेटलर्स शेल्टर्स की तरफ भाग खड़े हुए। अल-मायदीन ने इस्राएली मीडिया का हवाला देते हुए लिखा कि नॉर्थर्न इलाकों में रहने वाले सेटलर्स ने 20 धमाकों की आवाज़ें सुनी है, 20 धमाकों की, और शक है कि मिसाइल का निशाना हाइफा के करीब रामत डेविड एयरबेस था। तो क्या एयरबेस पर जाकर टकरा गई है ये मिसाइल, तभी 20 धमाके सुने गए? वो 20 धमाके क्या जहाज़ों में थे? यानी खबर अगर कंफर्म होती है तो ये पहली बार होगा कि साउथ और सेंट्रल इजराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को मात देते हुए हाउथीज की मिसाइल नॉर्थ इजराइल तक पहुंची, एक एयर बेस पर पहुंची, एक फौजी हवाई अड्डे से जाकर टकरा गई, सबको पार करते हुए। इस तरह से तो ये इजराइल के आयरन डोम और बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ ही अमेरिका के थर्ड सिस्टम का भी फेलियर है अगर ये पूरे इजराइल को क्रॉस करती हुई गई है। अब अगली खबर में ये देखते हैं कि इस्राएली अखबारों ने इस खबर के बारे में क्या लिखा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन ये कह रही है कि पहली बार हाउथीज की बैलिस्टिक मिसाइल ने हाइफा में सायरन बजाए। आईडीएफ का दावा है कि मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली गई, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो मिसाइल पूरे इजरायली कब्जे वाले इलाकों से गुजरती हुई आ गई, सेंट्रल इजराइल, साउथ इजराइल, सबको पार करती हुई आ गई, लेबनान की सरहद से लगते या थोड़ी दूर है, 85 मील है, वहाँ पर आकर शुमाली इलाकों तक वो मिसाइल पहुँच गई, तब जाकर वो इंटरसेप्ट कैसे हुई? बीच रास्ते में क्यों नहीं हो पाई? इस्राएली अखबार के मुताबिक बुध की सुबह यमन से हुथी ग्रुप ने इस्राइल पर एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, जिसके बाद पहली बार नॉर्थ इस्राइल के शहर हाइफा में सायरन बजने लगी। आज तक यहाँ मिसाइल कभी नहीं आई थी, बार बार मैं यूं ही रिपीट कर रहा हूँ इसे। 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने जल्दी में बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ दौड़ लगा दी, ये खुद इस्राएली अखबार कह रहा है। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ का ये कहना है कि मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। आईडीएफ का दावा है कि किसी तरह, अब पूछा गया कि जब इंटरसेप्ट कर लिया लोग क्यों भाग रहे थे, 10 लाख, मतलब 10 लाख, तो आईडीएफ का दावा है कि किसी तरह के नुकसान या सीधी चोट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन सुबह शेल्टर की तरफ भागने में कुछ लोग गिरकर या अफरा तफरी में जख्मी जरूर हो गए। अब आईडीएफ ने वजह दी। आईडीएफ का कहना है कि सायरन इसलिए बजाए गए ताकि मिसाइल या इंटरसेप्टर के गिरते टुकड़ों से लोग महफूज रहें, वो जख्मी ना हो जाएं, क्योंकि पहले भी ऐसे टुकड़ों की वजह से, शार्पनेस की वजह से चोटें और हलाकतों के वाक़यात हो चुके हैं। कुल मिलाकर तो बात यही है कि हुथीज की मिसाइल इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चीरते हुए साउथ सेंट्रल इसराइल को पार करते हुए नॉर्थ इसराइल में गई। उन्होंने कहा कि हिट हो गई। अल-मायदीन कह रहा है कि वो रेमोन एयर बेस पर जो है धमाके सुने गए, इजरायली मीडिया कह रहा है। आईडीएफ कह रही है कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया। लोग जख्मी हुए, लेकिन भगदड़ में हुए, हैबत में हुए, नहीं मिसाइल से नहीं हुए। क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं। ये चीज़ें कभी कभी कुछ खबरें बस दोनों तरफ से आकर रह जाती हैं, इनका कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आता, कोई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं होती। लेकिन हम अगली रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ईरान में फिरौन की एंट्री, क्यों कहा हमने? अब देखिए, ये है ईरान का फ़लस्तीन स्क्वायर, फ़लस्तीन चौराहा है, बड़ा मशहूर है, और यहाँ से पैगाम दिया जाता है बहुत सख्त, और हमेशा यहाँ पर कोई फ़ोटो, कोई फ्लैक्स टांगकर या बैनर टांगकर दिया जाता है पैगाम। आज जो यहाँ बैनर टंगा है उस पर जो लिखा है अरबी, फ़ारसी और हेब्रू में, उस पर लिखा है कि एंड द फराओ विल ड्राउन अगेन, और फिरौन एक बार फिर से डूबेगा। फिरौन, आज का फिरौन कौन है, ईरान किसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो इस पोस्टर से साफ है, क्योंकि इस पोस्टर में इस्राएली झंडा है, और इस पोस्टर में जो टैंक है वो भी इस्राएली टैंक दिखाए जा रहे हैं, जैसे उनके नंबर हैं। इस्राएली एयरक्राफ्ट भी टूटा पड़ा है,
وہ سب دکھ رہا ہے، اسرائیلی فوجی ڈوب رہے ہیں، نیچے مرے پڑے ہیں. یہ سب اس پوسٹر میں دکھایا گیا ہے اور کہا ہے کہ فرعون ایک بار پھر سے ڈوبے گا. اور اس میں ایک جو اسفنکس جو ہوتے تھے ایجپٹ میں پیرامڈس کے برابر میں کسی کا چہرہ بنا ہوتا تھا اکیرا ہوا پتھروں پہ، وہ بھی بنا ہوا ہے. مجھے تو یہ سملر کسی موجودہ انسان سے نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی یہ فراؤ کا چہرہ ہے. فراؤ کے اسفنکس بنتے تھے نا. کہا کہ اب فراؤ بھی یعنی فرعون پھر سے ڈوبے گا. تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ باقی سب کچھ دکھاتے ہوئے چہرہ فرعون کا لگا دینا آپ سمجھ سکتے ہیں. ایران کے اوپر پھر سے امریکہ نے سینکشنز لگا دیے. سوچے عمان میں اٹلی میں بات ہو رہی ہے، پھر عمان میں ہونے جا رہی ہے سیٹرڈے کو، لیکن پھر وہی بات ہے، نئے سینکشنز لگا دیے. ایسا لگتا ہے یہ کہ پریشر پالیسی ہے امریکہ کی ایران کے خلاف. اور ان نئے سینکشنز کو لے کر ایران نے کہا، اور یہ اس کے انرجی سیکٹر پہ لگائے ہیں. تو ایران نے کہا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گڈ ول کی بہت کمی ہے. امریکہ جو ہے وہ چیزوں کو اتنی سیریسلی یا اتنے اسموتھلی بھی نہیں لے رہا ہے جیسے ہم لے رہے ہیں. اور کہا گیا ہے اس طریقے کی سینکشن سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات کسی کے مطابق ہو جائے گی. لیک آف گڈ ول اینڈ سیریسنس، نہ سنجیدگی اور گڈ ول دونوں کی بڑی کمی ہے. یہ ایران کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن کی یا ایران کی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے. لگاتار سینکشنز اور لگ رہے ہیں. خیر، ڈونلڈ ٹرمپ ولادیمیر پوتن پہ بڑے مہربان ہیں. جب جو بائیڈن صدر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے یوکرین کی جنگ کے دوران رشیا کے وار کرائم کی جانچ کرنے کے لیے ایک پوسٹ بنائی تھی حکومت کے اندر، ایک عہدہ. اس عہدے کو ختم کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. لکھا تو اس پہ کلہاڑی چلا دی. اس عہدے کو ختم کر دیا ہے جو جانچ کر سکتا تھا رشین وار کرائمز کی. کیا آپ کو لگتا ہے کتنا زیادہ قربتیں ہیں؟ بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.